हेलो ऑल माय स्टूडेंट, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। माय स्टूडेंट, देखिए आप लोग उद्देशिका पर चर्चा कर रहे थे और उद्देशिका के महत्व को अपने लोगों ने समझा था, ठीक है ना। अब देखिए, जो भारत की उद्देशिका है, भारतीय संविधान की उद्देशिका है, उसकी आलोचना भी की जाती है। बहुत सारे जो थिंकर हैं, फिलोसफर हैं, वो क्या करते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका की आलोचना भी करते हैं। और आलोचना किस तरीके से करते हैं, उन सब विषयों को आप समझेंगे और देखेंगे कि ऐसी कौन सी कमियां हैं जिससे हमारी संविधान की प्रस्तावना की आलोचना भी की जाती है। तो आप लोग हेडिंग डालिए, क्रिटिसिज्म ऑफ प्रेम्बल। उद्देशिका की आलोचना। क्रिटिसिज्म ठीक है ना। डालिए उद्देशिका की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ प्रेम्बल। इसमें लिखिए, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है, इनफोर्सेबल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है, इसलिए आलोचक भारतीय संविधान की प्रस्तावना की तुलना, इसलिए आलोचक यानी क्रिटिक्स, इसलिए आलोचक भारतीय संविधान की प्रस्तावना की तुलना दंत विहीन व्याघ्र, इसलिए आलोचक भारतीय संविधान की प्रस्तावना की तुलना दंत विहीन व्याघ्र, टीथलेस टाइगर, दंत विहीन व्याघ्र से करते हैं। इसलिए आलोचक भारतीय संविधान की प्रस्तावना की तुलना दंत विहीन व्याघ्र, टीथलेस टाइगर से करते हैं। देखो यहां पर एक शब्द आया है अप्रवर्तनीय, ठीक है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है, इसलिए आलोचक भारतीय संविधान की प्रस्तावना की तुलना दंत विहीन व्याघ्र यानी कि टीथलेस टाइगर से करते हैं। हेड डालिए अप्रवर्तनीय क्या होता है, ठीक है ना। हेड डालिए अप्रवर्तनीय क्या होता है, लिखिए इसमें, यानी कि इनफोर्सेबल क्या होता है, लिखिए। देखिए अप्रवर्तनीय का अर्थ है, अप्रवर्तनीय का अर्थ है कि यह केवल एक आदर्श के रूप में है, कि यह केवल एक आदर्श के रूप में है, यह केवल एक आदर्श के रूप में है और राज्य से लागू करने में, और राज्य इसे लागू करने के लिए बाध्यकारी नहीं है, और राज्य इसे लागू करने के लिए बाध्यकारी नहीं है। एक नोट डाल के लिखिए, अभी मैं समझाता हूं सारा। डालिए नोट। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मदन गोपाल केस 1957, सुप्रीम कोर्ट ने मदन गोपाल केस, सुप्रीम कोर्ट ने मदन गोपाल केस 1957, सुप्रीम कोर्ट ने मदन गोपाल केस 1957 में उद्देशिका को अप्रवर्तनीय घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मदन गोपाल केस 1957 में उद्देशिका को अप्रवर्तनीय घोषित किया था, अप्रवर्तनीय घोषित किया था। देखिए कुछ शब्द आते हैं जिनसे आप हमेशा बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, उन सब शब्दों को समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए एक शब्द होता है अप्रवर्तनीय, ठीक है ना। इसी से मिलता जुलता एक शब्द होता है, चलो पहले एक शब्द होता है प्रवर्तनीय, इसी से मिलता जुलता शब्द होता है वाद योग्य, ठीक है ना। इसी से मिलता जुलता शब्द होता है न्याय योग्य, ठीक है ना। जस्ट इसके अपोजिट देखेंगे तो यहां पर आपको शब्द मिलेगा अप्रवर्तनीय, और यहां पर क्या मिलेगा, अवाद्य योग्य, और यहां पर मिलेगा गैर न्याय योग्य,
देखो इन शब्दों का मतलब क्या होता है। देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्सेबल। क्या बोलते हैं? फोर्सेबल, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इनफोर्सेबल। क्या बोलते हैं? ठीक है ना। देखो परिवर्तनीय का अर्थ ये होता है जैसे कोई चीज परिवर्तनीय होती है, फोर्सेबल होती है, तो वो बाध्यकारी होती है हमारी सरकारों के लिए, ठीक है ना। जैसे कि अगर हमारी प्रेम्बल परिवर्तनीय होती यानी कि फोर्सेबल होती तो प्रेम्बल में कितने सारे आदर्श बताए गए हैं। प्रेम्बल में एक आदर्श ये भी बताया गया है गरिमापूर्ण जीवन का। और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अर्थ का मतलब क्या होता है कि हर एक व्यक्ति को खाना, आवास, कपड़े, ये सब चीजें उपलब्ध हों। क्या ये पॉसिबल है कि सरकार जो है वो सभी को खाना, भरपेट खाना, सभी को आवास, सभी को वस्त्र मुहैया करा पाए? मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी सरकारें जो हैं वो हमारी सरकारें इसी उद्देश्य की पूर्ति में लगी हुई हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या वो राज्य सरकारें हों। लेकिन जिस टाइम भारत आजाद हुआ था और भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था तो प्रस्तावना में बहुत बड़े बड़े आदर्शों की बात की गई है। अगर उन आदर्शों को फोर्सेबल बना दिया गया होता तो सरकारों, तो उस टाइम हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि इन सारे आदर्शों की हम पूर्ति कर पाते। ये सारे आदर्श रखे गए हैं पूर्ति करने के लिए, लेकिन इनको फोर्सेबल नहीं बताया गया है, इनको फोर्सेबल नहीं किया गया है, सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। जैसे कि आप इसको समझ पाएंगे, जो आपके फंडामेंटल राइट होते हैं, जो आपके मूल अधिकार होते हैं, क्या होते हैं? मूल अधिकार। वो कैसे हैं? परिवर्तनीय हैं। यानी फंडामेंटल, अगर आपके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं? आप उसको न्यायालय में जाकर क्या कर सकते हैं? यानी कि वाद योग का मतलब क्या है? आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए न्यायालय में जाकर आप क्या कर सकते हैं? आप केस कर सकते हैं। केस का मतलब होता है वाद। और उस केस के बाद आप क्या कर सकते हैं? उससे न्याय की मांग कर सकते हैं। यानी आपके कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है उसको लागू कराने के लिए आप केस कर सकते हैं और न्याय मांग सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों से मांग सकते हैं। यानी अगर सरकारें आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं तो उन मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। उन मौलिक अधिकारों को आप फोर्सेबल, उन मौलिक अधिकारों को आप लागू कराने के लिए क्या कर सकते हैं? केस दायर कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेगा? आपको न्याय देगा, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार जो है वो सरकार के लिए बाध्यकारी है, फोर्सेबल है। हमारी सरकार जो है, केंद्र सरकार, मन मर्जी से हमारे मौलिक अधिकारों को हमसे नहीं छीन सकती। जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, तो मोदी जी प्रेस की स्वतंत्रता को जबरदस्ती नहीं छीन सकते किसी से भी। हाँ, अगर कोई ठोस कारण है, अगर कोई ऐसा तनावपूर्ण कारण है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। हालांकि उस पर जो है रेस्ट्रिक्शन भी लगाई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर वो कोई इसी टाइप की उसमें रेस्ट्रिक्शन है, उस रेस्ट्रिक्शन के आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित किया जाता है, तब तो वो लॉजिकली सही है। लेकिन अगर उसमें जो आधार बताए गए उन आधारों के अलग प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित किया जाता है, अपनी मनमर्जी से सरकार अगर किसी भी चैनल को, किसी भी न्यूज चैनल को, किसी भी अखबार को बंद करने की कोशिश करेगी, तो वो न्यूज चैनल, वो अखबार, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या कर सकती है? तुरंत कोर्ट में जाकर जो है इस मौलिक अधिकार को लागू करा सकती है। तो हमारी प्रस्तावना जो है वो कैसी अपरिवर्तनीय है। यानी हम प्रस्तावना के आदर्शों को लागू कराने के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट में नहीं जा सकते तो प्रस्तावना के आदर्शों को लागू कराने के लिए हम केस नहीं कर सकते, तो ये अबाध्य हो गया। और केस नहीं कर सकते तो इसके लिए हमको न्याय भी नहीं मिल सकता, तो प्रस्तावना के आदर्शों को लागू कराने के लिए हम न्याय की भी मांग नहीं कर सकते। ये तीनों ही शब्दों का मतलब एक ही होता है। अगर कहीं पर परिवर्तनीय की जगह वाद योग्य आ जाए, वाद योग्य की जगह न्याय योग्य आ जाए, यानी कि प्रस्तावना, हमारी संविधान की प्रस्तावना क्या है? आवाद्य योग्य है, तो आप कहेंगे सर आपने तो अपरिवर्तनीय पढ़ाया था, आवाद्य योग्य पढ़ाया ही नहीं था। कहीं पर शब्द दिया जाए हमारे संविधान की प्रस्तावना गैर न्याय योग्य है, तो आप कहेंगे सर आपने तो केवल अपरिवर्तनीय पढ़ाया था, आवाद्य योग्य पढ़ाया था, ये गैर न्याय योग्य क्या है? तो ये तीनों ही शब्दों का अर्थ सेम है। इधर भी तीनों शब्दों का अर्थ सेम है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा प्रस्तावना, हमारे संविधान की प्रस्तावना कैसी? आवाद्य योग्य है। इसीलिए जो क्रिटिक्स है, जो आलोचक है, वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की तुलना किससे करते हैं? दंत विहीन व्याघ्र, यानी कि टीथलेस टाइगर। यानी कोई ऐसा टाइगर है जिसके दांत
सारे निकाल दिए गए हैं और उसके पंजे के नाखून भी निकाल दिए गए हों, तो आप बताइए वो टाइगर कैसा होगा? ठीक है ना। आप तो उससे गुस्सा करने के लिए कहेंगे, अगर वो टाइगर दहाड़ेगा तो फिर वो क्या करेगा? उसकी तो स्माइल पास हो जाएगी। तो क्या आप उससे डरेंगे? उस टाइगर का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या वो टाइगर का जो अस्तित्व है, क्या वो उस अस्तित्व को प्राप्त कर पाएगा? ठीक है ना। और हो अगर ऐसा कोई टाइगर है तो शायद आप उसको पाल लें और बैठ के आप जब पढ़ाई करें तो वो भी साथ आपके बैठा रहे। ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं क्रिटिक्स कि प्रस्तावना एक टीथलेस टाइगर की तरह है, यानी इसमें बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की गई हैं। प्रस्तावना में ये आदर्श है, ये आदर्श है, न्याय होगा, समानता होगी, ठीक है ना, ये होगा, वो होगा, लेकिन क्या फायदा जब उन आदर्शों की पूर्ति के लिए आप सरकारों पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, सरकारों को फोर्सेबल नहीं कर सकते, तो ऐसे आदर्शों का क्या फायदा? ये इसीलिए क्रिटिक्स क्या करते हैं? प्रस्तावना की आलोचना करते हैं। ठीक है ना। तो आपको पहली आलोचना समझ में आ गई होगी। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अस्पष्टता पाई जाती है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में अस्पष्टता पाई जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अस्पष्टता पाई जाती है और इसमें वर्णित बहुत सारे शब्द और इसमें वर्णित बहुत सारे शब्दों के अर्थ स्पष्ट नहीं है और इसमें वर्णित बहुत सारे शब्दों के अर्थ स्पष्ट नहीं है और इसमें वर्णित बहुत सारे शब्दों के अर्थ स्पष्ट नहीं है। जैसे समाजवाद, पंथनिरपेक्ष इत्यादि। ये समाजवाद, पंथनिरपेक्ष इत्यादि। तो दूसरी आलोचना क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अस्पष्टता पाई जाती है। इसमें बहुत सारे शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं। जैसे कि समाजवाद, हमने समाजवाद को आपको पढ़ाया था, तो समाजवाद की जो जनरल कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से हटकर बिल्कुल भारत की संविधान की प्रस्तावना का समाजवाद है। ठीक है ना। ना वो लोकतांत्रिक समाजवाद है हमारी प्रस्तावना में, ना ही वो मार्क्सवाद का समाजवाद है। हमारा समाजवाद ही कुछ अलग समाजवाद है। ठीक है ना। ऐसे ही पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में मैंने आपको अंतर बहुत अच्छे से क्लियर कराया था। लेकिन प्रस्तावना में तो पंथनिरपेक्ष शब्द रखा गया, लेकिन अब आगे हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो हर जगह शब्द जो है, यानी धर्म के लिए रिलीजन शब्द रखा गया है। ठीक है ना। तो बहुत सारे शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं है। ये सारी बातें उन बच्चों को समझ में नहीं आ रही होंगी जिन्होंने पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष वाला वीडियो नहीं देखा होगा कि सर ये आप किस टाइप की बातें कर रहे हैं। तो अगर आपको इन सब चीजों को समझना है तो आप एक बार पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष वाला वीडियो भी देखकर आइए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब लिखिए नेक्स्ट। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौलिकता का अभाव है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौलिकता का अभाव है, ओरिजिनलिटी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौलिकता का अभाव है क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय प्रस्तावना की संकल्पना अमेरिका से ली। क्योंकि भारत के संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना की संकल्पना अमेरिका के संविधान से ली। वह प्रस्तावना की विषय वस्तु और भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौलिकता का अभाव दिखाई प्रतीत पड़ता है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौलिकता का अभाव दिखाई प्रतीत पड़ता है। जो आलोचक हैं वो ये भी कहते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में मौलिकता का अभाव है। मौलिकता का अभाव का मतलब यानी कि हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। प्रस्तावना की जो विषय वस्तु और भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। फिर आलोचक ये कहते हैं फिर आपने अपने आप प्रस्तावना में क्या लिया है? आपने कॉन्सेप्ट अमेरिका से उठा लिया, विषय वस्तु ऑस्ट्रेलिया से उठा ली, भाषा ऑस्ट्रेलिया से उठा ली, फिर भारतीयों का इसमें क्या योगदान है? आलोचक ये कहते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से वो प्रस्तावना की आलोचना करते हैं। हालांकि प्रस्तावना में भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है ना। क्योंकि हमारी प्रस्तावना का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आया था, उद्देश्य प्रस्ताव से आया था, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है ना। ये तो मैं प्रस्तावना की आलोचना का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं प्रस्तावना की आलोचना के विषय में ही आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना। क्योंकि जैसे आपसे मांग की जाएगी उसी के अनुरूप आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर लिखना पड़ेगा या अपने आंसर को देना पड़ेगा। ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये प्रस्तावना की आलोचना का टॉपिक हो जाता है फिनिश। अब प्रस्तावना पर आपका एक अंतिम वीडियो आएगा,
प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, प्रस्तावना इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ठीक है ना। क्या प्रस्तावना संशोधनीय है, प्रेम्बल इज अमेंडेबल और नॉट अमेंडेबल, ठीक है ना। इस पे बहुत बड़ा इशू है, एक डिबेट है, उस डिबेट पर अपने लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का जो टॉपिक है वो आपका फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग प्रस्ताव जो भारत के संविधान की दर्शन की सीरीज अपने लोगों ने शुरू की थी, अपने लोग उस पर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट उसमें दर्शन का हिस्सा देखेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसको मैं बहुत अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने मुझे अभी तक सपोर्ट किया है, आगे भी आप सपोर्ट करते रहिए। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और भाई जब देखिए तो लाइक वाला बटन भी प्रेस कर दिया कीजिए, ठीक है ना। अपने इस थम को थोड़ा सा इसको पुश कर दिया कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। उससे कुछ नहीं, बस एक इंस्पिरेशन मिलती है, ठीक है ना, थोड़ी सी एनर्जी मिलती है एक टीचर को, बाकी और कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा और आपको इतने ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। जब आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो मेरा पढ़ाने में भी बहुत अच्छे से मन लग रहा है, क्योंकि आप बहुत प्यारे बच्चे हैं सभी, और बहुत ही डेडिकेटेड बच्चे हैं, ये मैं जानता हूँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपको माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, अपने पेरेंट्स के, माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए आपको दिन रात तो एक करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप अभी ये मत देखिए कि रात के 2 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं। अगर बस पूरे जुनून से, ठीक है ना, पूरी ऑनेस्टी से पढ़ते रहिए। जब आप पूरी मेहनत, पूरे जुनून से पढ़ेंगे तो आपको उसको फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि गॉड भी जो है वो उन्हीं बच्चों को देखता है जो दिन रात परिश्रम में जुड़े रहते हैं, और परिश्रम का कोई तोड़ नहीं होता। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, और परिश्रम का फल आपको ज़रूर मिलता है, देर सवेर मिले लेकिन मिलता ज़रूर है, ठीक है मेरे स्टूडेंट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।